अब तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तक पढ़ लिया, तो आज हम पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट 1781। बेसिकली इस एक्ट को बोलते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ था, कुछ ऐसी गलतियाँ जो एक्ट बनाते टाइम हुई थी, इनको कुछ उसमें सही, इनको गलती को सही किया गया था इस एक्ट के अंदर। बेसिकली इसमें क्या बात हुई थी, एग्जेम्पशन फ्रॉम ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। इसमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे कि जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके कुछ ऐसे एक्ट, उनके ऑफिशियल मतलब जो उनके जो ऑफिशियल काम थे वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं पूछ सकती कि आपने ये लॉ बनाया है तो क्यों बनाया है, आपने ये काम किया तो क्यों किया है बेसिक। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर थी। और जो कंपनी के सर्वेंट्स थे और वो जो टैक्स ले रहे थे, उनके जो रिवेन्यू मैटर्स थे, वो जो कलेक्शन कर रहे थे रिवेन्यू मैटर, कौन सा टैक्स कहाँ पे लगा रहे, कितना टैक्स ले रहे, किससे ले रहे, इन सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता था। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर हो गई थी। अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल था। अब जैसे ऐसी चीज़ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल था, जैसे कि ऑन द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कोलकाता, जो कोलकाता के जो इनहेबिटेंट्स थे ना, उन पे सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल था। जैसे कि अगर वहाँ पे हिंदूज़ है तो हिंदूज से रिलेटेड अगर कोई जुरिडिक्शन देना है, मतलब हिंदू से रिलेटेड अगर कोई जजमेंट देना है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देगा। अगर मुस्लिम से रिलेटेड कोई जजमेंट देना तो वो मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग देगा। सेकेंड पॉइंट है कि जो भी प्रोविंशियल जो कोर्ट्स होते थे उनकी जो अपील होएगी ना, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल में। जैसे कि बेसिकली आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है, अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट्स पे भी हम सेटिस्फाई नहीं होते तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और एंड में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमें मानना ही पड़ेगा। तो उस टाइम क्या होता था, अगर कोई भी जो प्रोविंशियल सोर्स ना, उनका डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता, उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल में ही अपील करना पड़ेगा। थर्ड है, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना, वो रूल्स बनाती थी। मतलब ये था कि प्रोविंशियल जो कोर्ट्स थे ना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फ्रेम करेगा, तो उसकी पावर गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास थी। तो ये एक्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम एक डबल गवर्नमेंट बनाई गई थी। जैसे कि मतलब काम बांट दिए गए थे, कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन मतलब जो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो फंक्शन है वो कमर्शियल फंक्शन में आता है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जो रिप्रेजेंट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो लंदन में बैठते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उनका काम ये था, जो भी ट्रेड हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो काम है ना, वो उनके पास थे। प्लस जो पॉलिटिकल फंक्शन थे, मतलब जो सिविल गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है और रेवेन्यू से रिलेटेड जो काम है, मतलब कोई लॉ बनाना, पॉलिटिकल इलेक्शंस कराना, सारी जो रेवेन्यू कौन से टैक्स लेने किस लिए, वो सारे जो काम थे ना, वो उसके एक नई बॉडी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है। और अभी तक तो क्या था, जो भी ब्रिटिशर्स की जो टेरिटरी थी ना, उनको कंपनी टेरिटरी इन इंडिया बोला गया था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री उन टेरिटरीज़ को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला गया था। ये बहुत से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया है वो कौन से एक्ट के थ्रू बोला गया था, सबसे पहले कौन से एक्ट में आया था, तो उसका आंसर होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक नई बॉडी बनाई गई थी, जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही थी ब्रिटिश क्राउन को। ये जो सिविल गवर्नमेंट के काम थे और जो मिलिट्री कोड था, रिवेन्यू से रिलेटेड काम थे, ये सारे काम इन्हीं के पास थे। अब हो क्या रहा था कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उसके पास कंप्लीट कंट्रोल आ गया था कंपनी के अफेयर्स का और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब इसमें सारा ही आ गया कि सिविल गवर्नमेंट भी कंट्रोल उसके अंदर, मिलिट्री गवर्नमेंट भी उसके अंदर, रिवेन्यू रिलेटेड प्रॉब्लम्स वही सॉल्व कर रहे हैं, टैक्स भी वही बना रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को और